चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में। ये सवाल जो है हम जो है एक सीरीज के माध्यम से करते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज फिर कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसमें से आपको एरर जो है डिटेक्ट करना है और एरर डिटेक्ट करने के बाद सेंटेंस को रीराइट करना है, करेक्ट करके सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सेंटेंस को बढ़िया से देखिए और अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो उसको मार्क कीजिए और फिर जो है प्ले करके देखिए कि आप कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे और अपना जो है इन्फॉर्मेशन के लेवल को बढ़ाइए। चलिए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए सेंटेंस देखने से सही लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस जो है जैसे कि आर है, आर के बाद इसमें ग्रेज में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो सब जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत यहाँ केटल में है। जो केटल है एक ऐसा शब्द होता है जिसमें आप एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। केटल जो है ऑलरेडी प्लूरल होता है, CATTLE केटल है। जैसे पीपल है, पीपल है, पुलिस है, ये शब्द ऐसे होते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट जो है प्लूरल होते हैं। इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनमें एस जोड़ करके आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से ठीक है। केटल की जगह, केटल्स की जगह आपको केटल लिखना होगा और ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि केटल जो है ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके साथ आर जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द स्टेशन। अब देखिए इसमें जो समस्या ये है कि आइदर हमेशा जो है दो में से एक को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइदर ऑफ द रोड्स, यहाँ पर द रोड्स भी ठीक है, ये इसको द टू रोड्स भी लिख सकता था, द टू रोड्स। तो ये या तो आइदर ऑफ द टू रोड्स लिखेगा या आइदर ऑफ द रोड्स लिखेगा। इसका मतलब हो जाता है कि दो रोड में से यानी दो सड़कों में से कोई एक सड़क। तो आइदर हमेशा जो है एक वस्तु की बात करता है। जब एक वस्तु की बात करता है तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो जो ये लीड है, ये लीड जो है सिंगुलर यूज होना चाहिए, यानी कि V5 के रूप में यूज होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो लीड्स होना चाहिए, लीड यहाँ गलत होगा। अब होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ये रोड्स को देखते हैं और रोड्स को देखकर समझते हैं कि प्लूरल है तो लीड जो है सही है, जो कि गलत है। आइदर के साथ जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो हमेशा दो की बात करता है। और जैसे यहाँ पर देखिए द टू रोड्स, यहाँ पर टू रोड्स हो सकता है, टू प्लस कोई भी काउंटेबल नाउन जो है हम यूज कर सकते हैं। तो आइदर जो है दो में से किसी एक की बात करता है। तो जब दो में से एक की बात करेगा तो एक की बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब चाहिए ना, V5। तो लीड्स जो है सही होगा और लीड जो है गलत होगा। सेंटेंस पूरी तरह से ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत ये थी कि लीड्स होना चाहिए और लीड करके दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि शरद इज इंफीरियर देन राहुल। देखिए जो लैटिन डिग्री कुछ होती है, जैसे कि यहाँ पर अभी आपके सामने इंफीरियर है, इंफीरियर से मिलते जुलते जैसे सुपीरियर होता है, सुपीरियर जैसे जूनियर होता है, तो सुपीरियर है, जूनियर है, इंफीरियर है। अगर इस तरह की डिग्री अगर आपके सामने आती है तो उसमें जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो देन यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे हमको टू लिखना पड़ता है। टू सही होगा, देन गलत होगा। बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस पूरी तरह से सही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है, पहला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। देखिए इसमें जो की है, पकड़ने की जगह है जहां पर एरर आप डिटेक्ट कर पाएंगे वो यहां से कर पाएंगे। जो यस्टरडे शब्द दिया हुआ है
ये यस्टरडे शब्द जो है पास्ट टाइम को डिनोट करता है, पास्ट टाइम। टाइम तो पास्ट है, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस हैव प्लस रिसीव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी बीता हुआ समय नहीं आता है। यस्टरडे हो गया, इसके अलावा अगर बीता हुआ कोई संडे मंडे कोई दिन का नाम हो, कोई महीना हो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई भी, चाहे किसी प्रकार का सन दिया हो जैसे 2010 है ना, 2015, कोई भी बीता हुआ समय, जैसे लास्ट के साथ कोई समय आ सकता है जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये अगर आए तो कभी भी ये बीता हुआ समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं हो सकता है, ये हमेशा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब ये बीता हुआ समय है, तो बीता हुआ समय है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कर रहा है, तो इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में जाना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाने के लिए हमें यहाँ से हैव को हटाना पड़ेगा, हैव हटा देंगे, आई रहेगा उसी तरह से, आई रिसीव्ड। अब रिसीव यहाँ पर तीसरे फॉर्म के रूप में, तो रिसीव का दूसरा और तीसरा फॉर्म सेम ही होता है, तो ये रिसीव्ड यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैव बस यहाँ पर जो है हट जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, क्योंकि रिसीव का दूसरा और तीसरा फॉर्म तो सेम ही होता है। तो इस तरह से सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में देखिए, फिफ्थ नंबर में हमारा जो सेंटेंस है ये है सी डेयर्स नॉट टू स्टॉप मी। अब देखिए इसमें जो समस्या ये है कि जो डेयर है इसका प्रयोग जो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जो है इसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और जब भी जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये दो ही टेंस में आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ सकता है, या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों दशा में जो है ये डेयर ही यूज होता है, डेयर, डेयर्स यूज नहीं होता है। और इसके बाद जो है नॉट, अगर नेगेटिव है तो डेयर के बाद नॉट आएगा। अब ये देखिए जैसे डू नॉट डज नॉट का यूज होता है उस तरह से इसने डेयर नॉट का यूज किया है। तो डेयर नॉट का यूज किया है तो फिर डेयर चाहे सिंगुलर हो, जैसे सी यहाँ सिंगुलर है, चाहे यहाँ पर यू हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर अगर डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो डेयर आएगा, डेयर्स नहीं होता है। तो इस तरह से सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा अगर आप डेयर्स की जगह डेयर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ डेयर में है, डेयर्स गलत है, डेयर करेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश आई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए बेसिकली क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हाइपोथेटिकल जो है बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल कोरी कल्पना है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। काश मैं एक राजा होता, काश तुम एक बर्ड होते, चिड़िया होते, काश मैं चीफ मिनिस्टर होता। तो ऐसी चीजें जो है जो बिल्कुल काल्पनिक चीज हो तो उसमें सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, जैसे आई के साथ जो है वाज का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में आई की जगह ही रहता तो भी वाज का ही प्रयोग होता, सी रहता तो भी वाज का ही प्रयोग होता। अब यहीं पे गलती होती है, गलती ये होती है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पर वाज की जगह पे आपको वर का प्रयोग करना पड़ता है, वर का। ठीक है, होता क्या है कि कभी भी हाइपोथेटिकल थॉट की बात करते हैं, काल्पनिक विचारों की बात करते हैं, तो उसमें जो है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, हमेशा हम वर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे काश, काश, काश की अंग्रेजी आई विश भी लिख सकते हैं या वुड दैट भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इफ भी लिख सकते हैं, सपोज भी लिख सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वुड दैट, इफ, आई विश। अब इसके बाद अगर लिखता कि काश वह मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर लिखेंगे सी वाज माई जीएफ, ठीक है, गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर अगर वाज लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत, इसके जगह पे हमको लिखना पड़ेगा वर। बेसिकली जो सी के साथ तो वाज ही सही है, लेकिन हाइपोथेटिकल थॉट जो आती है उसमें जो चीजें उल्टी चलने लगती हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब जो वर लगती है हमेशा वर ही लगेगी, वाज का प्रयोग कभी नहीं होगा। और जानबूझकर यू बोल रहे हैं कि आई देता है, ही देगा, सी देगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे अगर यू दे देता, अगर यहाँ आई की जगह पे यू दे देता तो आप तुरंत पकड़ लेते कि ओहो यू के साथ जो है वाज नहीं लग सकता है, वर ही लगेगा। मतलब काश तुम उत्तर प्रदेश के सीएम होते, तो यू के साथ तो वर ही लगेगा, तो वाज देखकर आप तुरंत सही कर देते। लेकिन ऐसा ये करता नहीं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट देगा या कुछ ऐसा सब्जेक्ट देगा जिसके साथ वाज ही सूट करेगा, अब उसके जगह वर लगाना होगा आपको। तो सब याद रखिए, अगर हाइपोथेटिकल बात हो तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर स्थिति में आपको वर का ही प्रयोग किया करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें क्वेश्चन है आपका, अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड। देखिए अ नंबर है, इसी के जैसा एक द नंबर भी आता है, तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर द नंबर ऑफ और कोई जो है प्लूरल नाउन आता है, कोई भी प्लूरल नाउन आता है, तो उसके बाद हमको हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी पड़ती है। लेकिन यदि अ नंबर आता है, सॉरी प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब, कारण इसका ये है कि देखिए अ नंबर है, ये द नंबर है, दोनों में बस इतना फर्क होता है कि द चूंकि डिफिनिट आर्टिकल होता है, अ जो है इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। और जब द नंबर की बात करता है, तो जब द नंबर की बात करेगा तो ये चीजों को जो है एक निश्चित संख्या का बोध कराने लगता है, एक जो है कलेक्शन का बोध कराने लगता है। उस स्थिति में यह जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा। और सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है जब इधर देता है तो इधर प्लूरल वर्ब दे देता है, इधर हमको क्या करना पड़ता है, सिंगुलर बनाना पड़ता है। और अ नंबर देता है तो इससे बहुत सारी सेवरल चीजों का जो है बोध होता है, सेवरल थिंग्स का बोध होता है। तो सेवरल थिंग्स का बोध होता है, तो इधर जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन तो दिया है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब लगेगी ये भी प्लूरल ही लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक बार और, जैसे अ नंबर और द नंबर की, बस आपको इतना रखना है कि अ नंबर की जगह द नंबर भी आ सकता है। अगर द नंबर आता है और इस तरह से कोई नाउन आता है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब देख के आपसे गलती करता है, यहाँ पर आपको लगाना होगा सिंगुलर वर्ब। और अ नंबर लिख के आपको सिंगुलर वर्ब लगा के देता है और आपको इसको हटा करके प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। अब जो है इसमें जो है बस हैज की जगह आप अगर हैव लिख देते हैं तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर देखिए, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर्म, यहाँ पर बेसिकली फॉर्म नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर फ्रॉम था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, फॉर्म तो रूप हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। अब होता है कि समय के लिए फ्रॉम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हैज बीन ये दिया है प्लस V4 दिया है, हैज बीन और V4 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो प्रॉब्लम आनी चाहिए वो सिंस और फॉर की प्रॉब्लम आनी चाहिए, सिंस एंड फॉर की प्रॉब्लम। तो सिंस और फॉर की प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से ये अगर फ्रॉम होता तो फ्रॉम नहीं लगेगा, सिंस या फॉर में से किसी एक का हम यूज करेंगे। क्योंकि ये जो समय है कोई निश्चित सन की बात करता है, किसी निश्चित ईयर की बात करता है, 2015, 2016, 2018, संडे, मंडे, एस्टरडे, ऐसे ऐसे जितने जो है टाइम आते हैं उनके साथ सिंस लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित ये प्रॉब्लम है,
तो बाकी सब ठीक है, बस इसकी जगह पे आपको सिंस का प्रयोग कर देना है, सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे आपको सिंस लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि दिस इज एन यूजफुल बुक। देखिए इसमें प्रॉब्लम जो है आर्टिकल का है। जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको यूजफुल का उदाहरण दिया था कि यूजफुल बोलते समय य का साउंड आता है, तो य का साउंड आता है तो भले यू जो है वावेल है, ए ई आई ओ यू, यू वावेल है, लेकिन बोलते समय साउंड य आ रहा है, तो इसमें एन का यूज ना करके हम ए का यूज करेंगे। एन गलत है, ए सही होगा। तो आप जो है बस एन की जगह ए लिख देंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता है। ये सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यदि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो जो इज है, यह इज जो है सब्जेक्ट से पहले होता। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। WH वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये सिस्टम होता है। उसके बाद अगर मेन वर्ब आनी होगी तो आएगी, या फिर जो भी अदर वर्ड आना होगा आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद आई है, और ऐसी सिचुएशन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर ना करके हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हिसाब से एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते तो ये सही हो जाता, लेकिन ये सवाल पूछना चाहता है, इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क को देखते हुए हम डिसाइड कर लेंगे कि सवाल पूछना चाहता है, तो फिर इज की जो वास्तविक पोजीशन है सब्जेक्ट से पहले, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लेके चले जाएंगे, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। यानी कि इज जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, वह किस प्रकार का आदमी है, सवाल पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन इज अ माइजर मैन। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है, सेंटेंस तो बिल्कुल छोटा है, प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे है। जो माइजर लिखा है, माइजर खुद ही एक नाउन है, और नाउन जो है नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, नाउन के बाद नाउन नहीं आता है, नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई करता है, और माइजर जो है एडजेक्टिव नहीं है, यह एक नाउन है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जैसे अगर हम लिखते ही इज अ फुल मैन, ही इज अ फुल मैन, तो अगर ये सेंटेंस लिखते कि ही इज अ फुल मैन तो ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि फुल खुद ही एक नाउन है, और नाउन जो है नाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा, यहाँ पर नाउन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ही इज अ फुल बस हो गया, यहीं पर जो हमारा सेंटेंस ओके है। उसी तरह से ये सेंटेंस माइजर में, जो माइजर सेम नाउन है, तो इसके बाद ये मैन लिखना जो है गलत है, यहीं पर फुल स्टॉप कर देंगे, सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The wounded were taken to the hospital. The wounded मतलब होता है घायल, और इससे पहले आर्टिकल लग गया है। देखिए किसी भी एडजेक्टिव से पहले, जैसे पुअर है एडजेक्टिव है, ये ह्यूमन क्वालिटी को बताता है। पुअर माने गरीब होता है, लेकिन अगर द पुअर लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल, पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग। उसी तरह से मान लीजिए कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले द लगा देंगे द ऑनेस्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट पीपल यानी कि ईमानदार लोग। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एडजेक्टिव हो, अगर ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उससे पहले अगर द का प्रयोग कर देने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जब प्लूरल नाउन बन जाएगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो देखिए द वुंडेड, वुंडेड माने घायल,
द वुंडेड लगा दिया मतलब घायल लोग, और घायल लोग प्लूरल हो गया तो प्लूरल हो गया तो इसके साथ जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। द वुंडेड वर टेकन, ये पैसिव वॉइस में बना रहा है, वर के साथ भीतरी यूज कर रहा है तो पैसिव वॉइस में जा रहा है, यानी कि घायलों को टेकन टू ले जाया गया टू द हॉस्पिटल। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है, टू द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल से पहले जो है द का प्रयोग हुआ है वो एरर है। एरर इसलिए है कि कोई भी पब्लिक प्लेस है, जैसे स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, टेम्पल हो गया, मास्क हो गया, उसी तरह हॉस्पिटल हो गया, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक प्लेस के रूप में उसको देखा जाता है, तो उससे पहले जो है द का प्रयोग तब करते हैं जब उस जगह को जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज के लिए इस्तेमाल ना हो। जैसे देखिए जेल है, तो अगर जेल में कोई इंसान क्राइम करके जाता है तो जेल से पहले द नहीं लगेगा। जैसे द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, इसको ऐसे लिखा जाएगा, द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल। लेकिन अगर इधर जेल से पहले आप द लगा देते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि क्रिमिनल के लिए ही जेल बनी हुई है, तो क्रिमिनल वहां पर सैर सपाटा करने या घूमने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई भाई, कोई बंधु आपका जेल में बंद है, और जेल में बंद है और उससे मिलने आप गए थे, तो आप लिख सकते हैं आई वेंट टू द जेल, मैं जेल गया था, ठीक ना। अगर आई वेंट टू द जेल लिखते हैं तो इसका मतलब आप जेल गए थे लेकिन क्राइम करके जेल नहीं गए थे। अगर यहाँ से द हटा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई वेंट टू जेल, इसका मतलब मैंने क्राइम किया था इसलिए मैं जेल चला गया था, यानी कि मुझे जेल कर दिया गया था। तो जो भी समस्या है ये आर्टिकल द में है। कोई भी पब्लिक प्लेस हो, उस पब्लिक प्लेस से पहले अगर द लगता है तो ये मान के चलिए कि वो पब्लिक प्लेस उसके लिए नहीं यूज हो रहा है जिसके लिए पब्लिक प्लेस बनाया गया है। अगर जिस पर्पज के लिए पब्लिक प्लेस बनाया गया है उस पर्पज के लिए यूज ना हो तो उसमें जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर वेंट टू द स्कूल टू पे द फी, यानी कि कहने का मतलब कि मेरे पिताजी जो है माई फादर, माई फाइल लिखे हैं, फादर यहाँ रहेगा, माई फादर वेंट टू द स्कूल टू पे द फी। तो यहाँ पर स्कूल से पहले हम द इसलिए लगाए हैं क्योंकि पिताजी पढ़ने नहीं गए, क्योंकि स्कूल का पर्पज पढ़ने से, पिताजी जो फी जमा करने गए हैं, तो इसलिए द स्कूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कोई भी पब्लिक प्लेस जो जिस पर्पज के लिए बनी है, अगर उस पर्पज के, यानी पब्लिक प्लेस कोई भी हो, पब्लिक प्लेस कोई भी हो, अगर पर्पज के लिए जिस पर्पज से बनी है, जिस पर्पज के लिए बनी है, जिस पर्पज के लिए बनी है, अगर उस पर्पज से यूज हो रही है तो फिर द का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। और जिस पर्पज के लिए बनी है उस पर्पज के हिसाब से यूज नहीं हो रही है तो द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से द खाली हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। देखिए वास्तव में होता क्या है ना कि सच जब प्रयोग होता है ना तो सच के बाद जो है वास्तव में हु का प्रयोग नहीं किया जाता है, सच के बाद एज आता है, दैट भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग हो सकता है लेकिन हु का प्रयोग तो नहीं होगा। अगर इसको सही करना चाहते हैं तो एक और उपाय है, आप इसको सही कर सकते हैं। आप यहाँ से सच को ही हटा दीजिए, फिर समस्या ही नहीं रह जाएगी कोई। सच को ही हटा दीजिए, नोबडी लाइक्स मेन हु आर डिसऑनेस्ट, ठीक है ना। तो नोबडी लाइक्स, अब यहाँ पर सच की जगह आप द भी यूज कर सकते हैं। नोबडी लाइक्स द मेन, कोई भी इंसान ऐसे व्यक्तियों को लाइक नहीं करता हु आर डिसऑनेस्ट, जो कि डिसऑनेस्ट हो। चूंकि जो हु लगा है इसका ये एंटीसीडेंट है और इसी को देख करके इसकी मेन वर्ब लगाई जाती है या हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। चूंकि जो मेन जो है प्लूरल है तो प्लूरल के बाद प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस सच से है, और सच में दिक्कत यही है कि सच के साथ जो है आप या तो दैट का यूज कीजिए, ठीक है,
हु का प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे आप, तो या तो सच हटा दीजिए या हु की जगह दैट का प्रयोग कीजिए। अच्छा ये होगा कि आप यहाँ से सच ही हटा दीजिए, सेंटेंस जो है में कोई ताम ही झाम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 नंबर पे। होम डू यू विश स्पीक, यहाँ पर देखिए विश टू, यहाँ पर टू होना चाहिए था। विश दो, जब दो वर्ब एक साथ आती है, विश टू, लाइक टू, तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है। होम डू यू विश टू स्पीक, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। तो होम डू यू विश टू स्पीक, अगर ऐसे सेंटेंस होता भी है तो भी एरर अभी रह ही जाते हैं। यहाँ तो टू का एरर तो था ही था, लेकिन ये टू तो मिस प्रिंट की वजह से एरर हो गया है। अदरवाइज इसमें एक और एरर है, एरर ये है कि देखिए जो होम है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि स्पीक का ऑब्जेक्ट है। होम डू यू विश टू स्पीक, आप किससे बात करना चाहते हैं, तो बात करना चाहते हैं तो स्पीक के बाद जो प्रीपोजिशन लगता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्पीक के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है, इस टू को हम इग्नोर नहीं कर सकते, टू लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो या तो इस टू को हम यहाँ भी लिख सकते हैं होम से पहले, टू होम डू यू विश टू स्पीक, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर टू लिखिए, टू होम डू यू विश टू, टू तो यहाँ पर रहेगा टू स्पीक, या तो ऐसे लिखिए या यहाँ से टू हटा दीजिए और टू जो है स्पीक के बाद लगा लीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जैसे सेंटेंस आता है कि लिसन टू मी, लिसन टू मी, तो इसका मतलब ये है ना कि इस टू को हम छोड़ नहीं सकते हैं, टू का यूज करना ही पड़ता है। तो कोई भी ऐसी वर्ब हो जिसके साथ प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन को हम इग्नोर नहीं करते हैं, उसको लिखते हैं। क्योंकि स्पीक का ऑब्जेक्ट हमारे सामने है होम, तो हम स्पीक के साथ जो टू प्रीपोजिशन लगता है उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे रहेगा होम आर यू टॉकिंग, होम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, तो होम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, तो टॉकिंग किससे बात कर रहे हो, तो टॉकिंग का ये ऑब्जेक्ट है, तो टॉकिंग का ऑब्जेक्ट है, तो टॉकिंग के बाद जो प्रीपोजिशन आता है या तो विद लगाइए या फिर टू लगाइए, दोनों यूज होते हैं, कोई बिना अंतर के दोनों यूज होते हैं, कोई मतलब नहीं है, विद लगाइए या टू लगाइए। तो टॉकिंग के बाद अगर यही छोड़ देंगे तो ये गलत होगा, इसके बाद विद या टू आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 15 कह रहा है कि ही एंटर्ड इनटू द रूम। देखिए इस क्वेश्चन को हम पिछले जो सेशन था उसमें भी डिस्कस किए थे कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद जो है आप प्रीपोजिशन नहीं दे सकते हैं। हालांकि हिंदी बोलते समय ऐसा लगता है कि प्रीपोजिशन आना चाहिए, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं, उसमें बताया था आपको, जैसे रीच है, रीच के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्लाइंब है, तो क्लाइंब के बाद आन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस तरह से साइन है, साइन के बाद आन का या ओवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अटैक है, अटैक के बाद आन या ओवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी तरह एंटर के बाद जो है इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना इन लगेगा ना इनटू लगेगा। ही एंटर्ड द रूम, बस ऐसे करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बस इनटू हटा देंगे और सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लीजिए खत्म ही हो गया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए, यानी कि लगभग 15 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व किया है, और अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन जो है सन 2020 के बोर्ड में पूछा गया था, तो इसको हम आज सॉल्व किए हैं। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर आपको जो है ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप जो है आपको इससे लाभ मिल रहा है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है रिवीजन करते रहिए। उम्मीद करते हैं स्वस्थ रहेंगे आप। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।